जय हिंद साथियों, वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। चाहे सीटेड हो, एमपीटेड हो, यूपीटेड हो या रीट हो, राजस्थान को कोई भी एग्जाम हो, शिक्षा भर्ती से संदर्भित निश्चित रूप से उसमें जो पहला प्रकरण रखा जाता है वह रखा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान, क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की। इसमें जो सबसे पहला शब्द है शिक्षा, इसके संदर्भ से आज हम बात करते हैं। आइएगा, शिक्षा शिक्ष धातु से मिलकर बना है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। सीखना किसके माध्यम से होता है? सीखना प्रशिक्षण के माध्यम से होता है, जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहा जाता है और एजुकेशन को लैटिन भाषा में एडुकेयर शब्द के नाम से संदर्भित किया गया। ई और डीको, ई का अर्थ होता है सामने लाना और डीको का अर्थ होता है बाहर निकालना। सामने लाना या बाहर निकालना, इसका संदर्भ क्या हुआ? तो कहा प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति के अंतर में जो भावनाएं थी, जो भाव थे, उन भावों को, उन भावनाओं को बाहर निकालना, यही करती है शिक्षा। इसलिए तो महात्मा गांधी ने कहा था, यदि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किसी में समाहित होता है, वह होता है शिक्षा के माध्यम से। यहाँ पर देखें, 2 शब्दों का प्रयोग किया। एक तो किया एडुकेयर और एक किया एडुसियर। एडुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण और एडुसियर का अर्थ होता है बाहर निकालना। किसको बाहर निकालना? जो आंतरिक भावनाएं उस जीव के अंदर चल रही हैं, इस व्यक्ति के अंदर चल रही हैं, उस बालक के अंदर चल रही हैं, उन भावनाओं को बाहर निकालना, जिसके माध्यम से वह एडुकेयर कर सके, अर्थात अपना पालन लालन पोषण कर सके। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कैसे है? हम देखें, व्यक्ति प्रारंभ होता है तो वातावरण से कुछ सीखता है। जैसे ही 4-5 साल का होता है, विद्यालय में जाके सीखता है। ऐसा चलता 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 जीवन के अंत पड़ाव तक, अर्थात जन्म से मृत्यु पर्यंत वह क्या करता रहता है? शिक्षा ग्रहण करता रहता है किसी ना किसी आधार से। इसलिए जो शिक्षा है वह सतत प्रक्रिया कही है। हम बात करते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार वास्तव में 3 रूप से कहे। एक है औपचारिक, दूसरा है अनौपचारिक और तीसरा है निरौपचारिक। औपचारिक का अर्थ होता है जिसके उद्देश्य भी निश्चित हो और जिसकी परिस्थिति भी निश्चित हो। उद्देश्य और परिस्थिति जिसकी निश्चित होती है वह है औपचारिक शिक्षा। हम देखें, बालक विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, महाविद्यालयों में प्रवेश करता है, तो वहां पर जो शिक्षा दी जाती है वह दी जाती है उद्देश्यपूर्ण शिक्षा। कि यदि वो 5वीं क्लास में आता है तो उसे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, इन विषयों का उतना ही ज्ञान दिया जाता है जो उसके स्तर का हो। वो धन उद्देश्य भी है और उसकी धन समय सारणी आदि जो भी होते हैं वह क्या होते हैं? परिस्थिति भी निश्चित होती है। उसी परिस्थिति में उसे ढलना पड़ता है। यदि स्कूल 12 से 5 बजे तक लगता है तो उसे क्या करना पड़ेगा? 12 से 5 बजे तक स्कूल में जाना पड़ेगा। ये है औपचारिक शिक्षा, क्योंकि निश्चित तो उद्देश्य है और निश्चित ही उसका क्या है? परिस्थितियां हैं। एग्जाम आदि भी निश्चित होते हैं। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। यह ना तो विद्यालयों में दी जाती है, ना महाविद्यालय में दी जाती है, ना स्कूलों में दी जाती है। यह तो व्यक्ति जैसे इसने जन्म लिया तो वातावरण के अनुरूप इसका ना तो कोई उद्देश्य होता है, ना ही कोई परिस्थिति निश्चित होती है। उसने किसी परिस्थिति को जाना, उस परिस्थिति से उसने अपने उद्देश्य को ग्रहण कर लिया। जैसे उसने किसी व्यक्ति को देखा कि अग्नि को छूकर ये दूर हो गया, उसने जान लिया कि ये गर्म है। उसने परिस्थिति के अनुसार, ना तो निश्चित परिस्थिति थी, ना ही उसका निश्चित उद्देश्य था, परंतु उस भय को ग्रहण कर लिया। ये है वास्तव में अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर तीसरी शिक्षा का नाम है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक जो शिक्षा दी जाती है वह वास्तव में औपचारिक की भांति ही होती है, जिसमें निश्चित उद्देश्य होता है। यहाँ पर जो निश्चित उद्देश्य था कि उसको शिक्षा के साथ उसका सर्वांगीण विकास हो, ऐसे ही
निरौपचारिक शिक्षा में भी क्या उद्देश्य होता है, उसका सर्वांगीण विकास हो, परंतु परिस्थिति वो नहीं है कि वो स्कूल जा सकता है। तो जो हमारे यहाँ पर खुले महाविद्यालय उसके संदर्भ में उसके संदर्भ से हमें यहाँ पर लेना चाहिए। अब बात आती है, प्राचीन काल में जो शिक्षा दी जाती थी वह द्विमुखी प्रक्रिया होती थी। इस द्विमुखी प्रक्रिया को कहा जॉन एडम्स। जो जॉन एडम्स हुए हैं, इन्होंने द्विमुखी प्रक्रिया को समझाया। इन्होंने कहा एक शिक्षक होता है और एक शिक्षार्थी होता है, माने शिक्षा को ग्रहण करने वाला होता है, परंतु इसमें मुख्यता किसको दी जाती है, इसमें मुख्यता दी जाती थी शिक्षक को। परंतु आधुनिक कहें, वर्तमान की शिक्षा प्रणाली कहें, उसमें त्रिमुखी प्रक्रिया को आयाम दिया। एक तो दिया शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के आधार से ही शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षा देता है। क्या कहा, पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षक शिक्षार्थी को विद्या देता है। यह है त्रिमुखी प्रक्रिया। जो प्रगतिवादी सिद्धांत आदि जो हैं, जो जॉन डेवी हैं, वास्तव में इन्होंने त्रिमुखी प्रक्रिया को दिया है। हमने एक बात तो की शिक्षा के संदर्भ से। अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वह करने जा रहे हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या होती हैं, मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या है, कार्यक्षेत्र क्या है, प्रगति क्या है और महत्व क्या है। इन सभी के बारे में हम एक एक क्रम से बात करेंगे। सर्वप्रथम हम उत्पत्ति के बारे में संदर्भ करते हैं। मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति हुई, मनोविज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है पेडागोजी और लैटिन भाषा में इसका नाम होता है साइकोलॉगस। ध्यान देना, पेडागोजी कहें या साइकोलॉगस कहें। साइको का अर्थ होता है आत्मा का और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। जो आत्मा का दर्शन है या आत्मा का विज्ञान है वह कहलाता है साइकोलॉगस। यहाँ पर देखें, उत्पत्ति के संदर्भ में इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी से मानी जाती है, परंतु वास्तविकता से यदि हम देखें इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी गई। दर्शन शास्त्र में कहा जाता है कि मनोविज्ञान जो शब्द है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया दर्शन शास्त्र में। दर्शन शास्त्र में प्रयोग किया मनोदर्शन, मन का दर्शन, मानसिक दर्शन, इन शब्दों का प्रयोग किया था दर्शन शास्त्र में। परंतु 16वीं सदी जैसे ही आई, एक साइकोलॉजिया नामक पुस्तक है जो रूडोल्फ गोएगन के द्वारा लिखी गई। इसमें उन्होंने सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग किया मनोविज्ञान और मनोविज्ञान के आधार से आगे एक परंपरा चली। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को ही आत्मा का विज्ञान कहा। ये किसने कहा, ये कहा अरस्तु ने, प्लेटो ने और डेकार्टे ने। इनका कहना था कि आत्मा का दर्शन या आत्मा का विज्ञान ही मनोविज्ञान कहलाता है। परंतु कुछ दार्शनिक विद्वान हुए, कुछ वैज्ञानिक हुए, उन्होंने कहा आत्मा होता कैसा है, आत्मा का रंग क्या है। जब इन प्रश्नों का वो आंसर नहीं दे पाए तो उन्होंने आगे जाकर एक और किया कि जो पेम्पोलॉजी थे, पेम्पोलॉजी ने क्या दिया कि मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा मनोविज्ञान को। परंतु मन और मस्तिष्क में किस रूप से मन होता है, किस आधार से मन होता है, उसको सिद्ध नहीं कर पाने के कारण जो 19वीं सदी आई, 19वीं सदी में एक दर्शन दिया या एक विज्ञान कहा, उसका नाम था चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान को कहने वाले थे विलियम जेम्स सेल्ली और टिचनर या विलियम जेम्स जो थे, इनका कहना था कि चेतना का विज्ञान है। परंतु चेतना के विज्ञान में भी बहुत उतार चढ़ाव हुए। इसके संदर्भ में कहा जाने लगा कि चेतना कैसी, क्योंकि चेतन के 3 प्रयोग किए। सबसे पहला कहा चेतन, अर्ध चेतन, माने जो मन के भेद किए उसके संदर्भ से। अब कौन सा मन ले यहाँ पर, तो इसके संदर्भ में भी कई मतभेद होने लगे और इस मतभेद के कारण देखें
जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल में अर्थात इसको कह दिया व्यवहार का अध्ययन। कौन सा कहा? व्यवहार का अध्ययन। अर्थात 20वीं सदी को कहा बच्चों की सदी, क्योंकि वह है व्यवहार का अध्ययन। यहां पर देखें विलियम जेम्स सिल्ली और टिचनर। विलियम बुंट एक प्रथम मनोविज्ञान है जिन्होंने जर्मनी में लिपचिंग नामक एक प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला का 1889 में प्रयोग किया और भारत की प्रथम प्रयोगशाला जो है उसकी स्थापना 1916 में कोलकाता में हुई, जिसकी स्थापना की थी सेनगुप्त ने। हम वर्तमान की बात करते हैं। वर्तमान में किसको क्या कहा जाता है? वर्तमान में मनोविज्ञान को कहा जाता है व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार का अध्ययन किसने कहा? ये कहा विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल का कहना था कि 1905 में सर्वप्रथम इन्होंने प्रयास किया कि मनोविज्ञान को यदि सिद्ध करना है तो क्यों ना उसे व्यक्तियों के व्यवहार से जोड़ दिया जाए। व्यक्तियों के व्यवहार से ही क्यों जोड़ा जाए, इसको प्राणियों के व्यवहार से जोड़ दिया जाए। और विलियम मैकडूगल ने प्रथम प्रयास किया और पिल्सबेरी इन्होंने भी प्रथम बार इसका प्रयोग किया। और जो मनोविज्ञान के व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, ऐसे वॉटसन ने भी इसका क्या किया? इसको व्यवहारवाद के सिद्धांत को संदर्भित किया। हम बात करते हैं कि सभी विज्ञान मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहें या मनोविज्ञान के जनक कहें, अरस्तु को मानते हैं, परंतु एक कौल सैनिक है जो अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक नहीं मानते, वो प्लेटो को मनोविज्ञान का जनक मानते हैं। अभी हमने बात किस किस की कर ली? अभी हमने बात की उत्पत्ति की। मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का विकास क्या है? इन संदर्भ से जब हमने बात की तो हमने जाना मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई। मनोविज्ञान का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान, जो अपन ने यहाँ पर साइकोलॉगस शब्द से बात की थी उसको संदर्भ करना। मनोविज्ञान शब्द का क्या जाना कि दर्शन शास्त्र में जो मनोदर्शन कहा। 16वीं सदी में साइकोलॉजिया जो पुस्तक है उसमें मनोविज्ञान शब्द दिया। 7वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा। 18वीं शताब्दी में मन का विज्ञान कहा या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। और 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा और 20वीं शताब्दी में व्यवहार का दर्शन कहा। इस रूप से मनोविज्ञान को जानने के लिए वास्तव में, क्योंकि मनोविज्ञान को जानकर ही बालक के व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। अभी हम बात करेंगे इस चैप्टर के बाद बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के संदर्भ ध्यान, मनोविज्ञान का क्षेत्र तो सर्वांगीण है, बहुत व्यापक है, और उसी की एक शाखा है बाल मनोविज्ञान, वो हमारे कोर्स में है, उसकी भी हम बात करेंगे। परंतु आज जो हमने बात की, अधिकांशतः एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, द्विमुखी प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, त्रिमुखी प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, इसके बाद जो शिक्षा है वह कैसे चलती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, शिक्षा के कितने प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, उद्देश्य परिस्थिति निश्चित होती है, इन सभी के बारे में निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इस क्रम से निश्चित रूप से करना चाहिए। सबके लिए जय हिंद।